नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। सुबह के 10 बज गए हैं और मैं हाजिर हूं अभी तक के तमाम अपडेट्स के साथ। अपडेटेड 10 में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक के बड़े अपडेट्स पर। इजरायली सेना का दावा, यमन के हूती विद्रोहियों ने किया तुर्की से भारत जा रहे मालवाहक जहाज का अपहरण। दक्षिण लाल सागर में हुई जहाज के अपहरण की घटना, हूती विद्रोहियों ने की खबर की पुष्टि। भारत की G20 अध्यक्षता समाप्त होने से पहले 22 नवंबर को आयोजित होगा वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे सम्मेलन की अध्यक्षता। 9 अतिथि देशों सहित 11 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख आमंत्रित। शिखर सम्मेलन के परिणामों और कार्य बिंदुओं को आगे बढ़ाने पर होगा विचार। पीएम स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान। कहा, लाभार्थियों को वित्तीय सहायता देने वाली प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिला उद्यमियों को दी जा रही है प्राथमिकता। 54वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव आज से गोवा में। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार हॉलीवुड अभिनेता और निर्माता माइकल डगलस को। महोत्सव के दौरान 270 फिल्मों का प्रदर्शन। इस वर्ष से OTT फिल्मों के लिए भी दिए जाएंगे पुरस्कार। वनडे विश्व कप का विजेता बना ऑस्ट्रेलिया। भारत को 6 विकेट से हराकर छठी बार बना विश्व विजेता। 11 मैचों में 765 रन बनाने वाले विराट कोहली बने मैन ऑफ द टूर्नामेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत कर उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों के लिए चल रहे राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा कि केंद्र सरकार की ओर से आवश्यक बचाव उपकरण और संसाधन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। केंद्र और राज्य एजेंसियों के आपसी समन्वय से मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। फंसे हुए श्रमिकों का मनोबल बनाए रखने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने कहा, उत्तरकाशी के सिलक्यारा गांव में निर्माणाधीन सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए इंदौर से एक नई मशीन भी लाई गई है, जिसे अब सुरंग के 200 मीटर अंदर ले जाया जा रहा है ताकि रुके हुए काम को आगे बढ़ाया जा सके। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मजदूरों तक पहुंचने के लिए लगाई गई ऑगर मशीन ने शुक्रवार शाम से काम करना बंद कर दिया है। मजदूरों को निकालने के लिए योजना में भी फेरबदल किया गया है। अब हॉरिजॉन्टल यानी कि सामने से ड्रिलिंग के बजाय वर्टिकल यानी कि ऊपर से छेद किया जा रहा है ताकि मलबे को आसानी से हटाया जा सके। सरकार ने सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए 5 विकल्प की योजना की घोषणा की है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के घटनास्थल के दौरे के बाद इन 5 विकल्पों का निर्णय लिया गया है और विभिन्न 5 एजेंसीज को इन विकल्पों पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। सरकार सुरंग में फंसे मजदूरों के मनोबल के बढ़ाए रखने के लिए लगातार उनसे संपर्क में है और हर संभव प्रयास कर रही है। अब तक टनल के अंदर 70 मीटर में फैले मलबे में 39 मीटर छेद किया जा चुका है। हालांकि ये अभी भी आधा ही है और माना जा रहा है कि अभी भी कम से कम 4 से 5 दिनों का समय मजदूरों को बाहर निकालने में लग सकता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव अनुराग जैन ने मजदूरों को निकालने की नई रणनीति का खुलासा किया है। बहुत अनफॉर्चुनेट है, बट उसकी जो फॉर्चुनेट पार्ट है कि ये 2 किलोमीटर जो है ये पूरी तरीके से फिनिश टनल है, इसलिए इसमें जो है अदरवाइज कोई और खतरा नहीं। तो जितना जल्दी से जल्दी हम इनको निकालेंगे वो उतना अच्छी बात है। इस पर्टिकुलर पोर्शन में पानी का इंतजाम है, नल गया हुआ है, बिजली गई हुई है, तो बिजली पानी है। अब मुख्य बात आती है खाने की। तो फॉर्चुनेटली यहाँ पे एक पाइपलाइन है 4 इंच की जिस पे कंप्रेसर है, तो उसके थ्रू चना, मुरमुरा, ड्राई फ्रूट्स जो भेजे जा सकते हैं 4 इंच की पाइपलाइन में। मेडिसिन, विटामिन सी, विटामिन डी, एंटी डिप्रेसेंट्स जो मेडिकल एडवाइस है उसको हम लोग लगातार भेज रहे हैं। इस बीच इजरायली सेना ने कहा है कि यमन के हूती विद्रोहियों ने तुर्की से भारत जा रहे एक मालवाहक जहाज का दक्षिण लाल सागर में अपहरण कर लिया है।
इजराइल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जहाज तुर्की से चला था और भारत जा रहा था। इस जहाज पर कर्मचारियों के तौर पर इजरायली नागरिकों समेत विभिन्न देशों के नागरिक मौजूद हैं। गैलेक्सी लीडर नाम के इस जहाज का हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में अपहरण कर लिया है। जहाज में कुल 22 लोग सवार हैं। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के एक प्रवक्ता ने कहा है कि इजरायली कंपनियों द्वारा संचालित इजरायली और इजरायली नागरिकों को ला और ले जा रहे सभी जहाजों को निशाना बनाया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि लाभार्थियों को वित्तीय सहायता देने वाली प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिला उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यहां पीएम स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को मंजूरी पत्र वितरित करते हुए कहा कि नगर पालिकाओं को अधिकारियों को शामिल नहीं किए गए फुटपाथ पर बिक्री करने वालों की पहचान करनी चाहिए, उन्हें इस योजना का लाभ उठाने में मदद करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे विक्रेताओं की मदद करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने ऋण प्राप्त करने के लिए बैंकों के माध्यम से पीएम स्वनिधि योजना शुरू की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से ओडिशा यात्रा पर हैं। इस दौरान वो आज ओडिशा के बारीपदा में अखिल भारतीय संथाली लेखक संघ के 36वें वार्षिक सम्मेलन और साहित्य महोत्सव के उद्घाटन समारोह में भाग लेंगी। राष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान कुलियाना में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का उद्घाटन करेंगी। यात्रा के दूसरे दिन राष्ट्रपति पहाड़पुर गांव में एक कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन करेंगी। बाद में वो बादाम पहाड़ रेलवे स्टेशन जाएंगी और 3 नई रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाएंगी। वो रायरंगपुर डाक मंडल का उद्घाटन भी करेंगी और एक स्मारक आवरण जारी करेंगी। राष्ट्रपति बादाम पहाड़ रेलवे स्टेशन के पुनरुद्धार परियोजना की आधारशिला रखेंगी और वो बादाम पहाड़ से रायरंगपुर तक बादाम पहाड़ शालीमार एक्सप्रेस रेलगाड़ी से यात्रा भी करने वाली हैं। राष्ट्रपति ओडिशा के बुर्ला में वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 15वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। 22 नवंबर को राष्ट्रपति संबलपुरा में ब्रह्म कुमारी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा की शुरुआत करेंगी। बाद में राष्ट्रपति आंध्र प्रदेश के पुत्तपर्थी जाएंगी और श्री सत्य साई उच्च शिक्षण संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज नई दिल्ली में दूसरी 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता होने वाली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लिस और विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ बैठक करने वाले हैं। मंत्रियों के बीच रणनीतिक रक्षा और सुरक्षा मुद्दों पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है। इसमें भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए आपसी हित के द्विपक्षीय क्षेत्रीय और वैश्विक मामले शामिल हैं। दोनों पक्ष सहयोग मजबूत करने के लिए साझा प्राथमिकताओं पर भी विचार करेंगे। इस दौरान व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते से संबंधित मौजूदा जारी बातचीत का भी जायजा लेने की संभावना है। भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों में हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। ऑस्ट्रेलिया और भारत ने वर्ष 2020 में द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी से व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदलने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने इस वर्ष परस्पर देशों का दौरा किया और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए। पहली भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता सितंबर 2021 में आयोजित की गई थी। भारत ऑस्ट्रेलिया का छठा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2021 में 22 अरब अमेरिकी डॉलर था, जो 41% बढ़कर पिछले साल 31 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है। ऑस्ट्रेलिया को भारत का कुल निर्यात 2021 में 6 अरब 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर से 38% बढ़कर 8 अरब 70 करोड़ अमेरिकी डॉलर हो गया है।
10 सितंबर को नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के समापन सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि भारत की G20 अध्यक्षता के समापन से पहले भारत G20 नेताओं के एक आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसी के तहत प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में G20 नेताओं का आभासी शिखर सम्मेलन 22 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष सहित सभी G20 सदस्यों के नेताओं के साथ साथ 9 अतिथि देशों और 11 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों को आमंत्रित किया गया है। नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन में G20 नई दिल्ली नेताओं की घोषणा को सर्वसम्मति से अपनाया गया था। वर्चुअल शिखर सम्मेलन नई दिल्ली शिखर सम्मेलन के प्रमुख चयनित परिणामों और कार्य बिंदुओं को आगे बढ़ाएगा और साथ ही तब से हुए विकास की समीक्षा भी करेगा। 17 नवंबर को आयोजित दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के विचार विमर्श भी चर्चा में शामिल होंगे। वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन से प्रासंगिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म सहित विभिन्न G20 निर्णयों के प्रभावी कार्यान्वयन पर जोर देने की भी उम्मीद है। भारत के पास 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता है। 2024 में ब्राजीलियाई G20 प्रेसिडेंसी के दौरान G20 ट्रॉइका में भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका शामिल होंगे। इजराइल हमास जंग के बीच भारत ने एक बार फिर गाजा के लोगों को मानवीय मदद भेजी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अगर आवश्यकता पड़ती है तो आगे भी भारत प्रभावित लोगों की मदद करता रहेगा। वायुसेना के विमान C-17 साजो सामान लेकर मिस्र पहुंचा। यहां से सड़क मार्ग के जरिए गाजा में ये मदद भेजी गई। रविवार को भारतीय वायुसेना का दूसरा C-17 विमान गाजा में चल रहे इजराइल हमास संघर्ष से प्रभावित लोगों के लिए 32 टन सहायता सामग्री लेकर मिस्र के अल अरिश हवाई अड्डे पहुंच गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिलिस्तीन के लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत द्वारा भेजे गए मेडिकल शिपमेंट में 38 टन राहत सामग्री शामिल है, जिसमें दवाइयां, कंबल और टेंट जैसे जरूरी सामान शामिल है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हालिया शिपमेंट में आवश्यक जीवन रक्षक दवाएं, सर्जिकल आइटम और अन्य आवश्यक आपूर्ति शामिल है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी बताया कि भारत क्षेत्र में प्रभावित नागरिकों को अतिरिक्त मानवीय सहायता भेजने की योजना भी बना रहा है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 22वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आम लोगों के लिए खुल चुका है। इस बार व्यापार मेले की थीम वसुधैव कुटुंबकम पर ही आधारित है, जिसमें 13 देशों के प्रतिनिधि अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय मेले में आयुष मंत्रालय के पैविलियन में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत करने की कोशिश की जा रही है। इस पैविलियन में विभिन्न आयुष संस्थान और आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध, सोवा, रिक्पा और होम्योपैथी धाराओं के अनुसंधान निकाय लोगों को जागरूक कर रहे हैं। पैविलियन में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली के स्टॉल का जायजा लिया हमारी सहयोगी शालिनी खंडेलवाल ने। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली में कुछ ऐसे उत्पाद बनाए गए हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनमें ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है जिनमें बहुत सारे पोषक तत्व हैं और ख़ास तौर से हमारी शारीरिक ज़रूरतों का ध्यान रख के इन उत्पादों का निर्माण किया गया है। आइए जानते हैं इनके बारे में डॉक्टर तनु से। डॉक्टर तनु, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली में इन सारे उत्पादों को बनाया गया है। बहुत सारे उत्पाद हैं जो यहाँ पर मैं देख सकती हूँ, इनके बारे में बताएं। जैसे यहाँ पर लड्डू दिख रहे हैं। यहाँ हमारे देश में लड्डू बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग ऐसे होते हैं जो हर दिन एक लड्डू खाते हैं, लेकिन ये लड्डू कुछ खास है। इसका नाम है पौष्टिक लड्डू। तो इसमें क्या पोषक तत्व हैं, इसके बारे में बताएं। जी देखिए, जैसे इसके नाम से ही पता लग रहा है ना, पौष्टिक लड्डू, तो आप जान सकते हैं कि पूरा न्यूट्रिशन से भरा हुआ है और इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे वही हैं। आयुर्वेद आप जानते हैं ना, बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है, तो उसमें जितने भी चीज़ें बताई गई हैं जो हमारे आहार के लिए अच्छी हैं, तो वही सब इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ किया गया हमने। और मैं आपको मोटे तौर पर बताऊँ तो इसमें मेनली मिलेट्स को लिया गया है। मिलेट की बहुत ज़्यादा प्रमोशन हो रहा है अभी, हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। वीट को बेस लिया गया है और स्वीटनिंग के लिए हमने इसमें
जैगरी को यूज़ किया है। बेसिकली ये ओवरऑल हेल्थ को प्रमोट करता है, जैसे बहुत सारे लोगों को ओवरऑल डेली लाइफ में डिज़र्ट लेने की आदत होती है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है और ये कैल्शियम सप्लीमेंट की तरह भी एक्ट करता है। फिर नेक्स्ट हमारा जो है वो यवादी रोटी का प्रीमिक्स है। तो बेसिकली एक फ्लावर प्रिपरेशन है जो ओबेसिटी में और डायबिटीज़ में बहुत अच्छा काम करता है। यव जो होता है बार्ले, उसका संहिताओं में भी डिस्क्रिप्शन है कि वो रूक्षण करता है बॉडी का, तो जो भी स्थूल लोग होते हैं, जो ओबेस पर्सन है, उनके लिए बहुत अच्छा काम करता है। डायबिटीज़ में भी अच्छा काम करता है क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स नहीं है इतना ज़्यादा, तो ये बहुत अच्छे तरह से प्रमोट करता है उस चीज़ को भी। बेसिकली अगर शॉर्ट तरीके से कहूँ तो जितने मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं वो सारे इंटर रिलेटेड होते हैं, चाहे वो ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, तो उस सब में ये यवादी रोटिका का जो प्रीमिक्स हमने बनाया ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इसके। फॉर मुग्ध योश है, योश बेसिकली एक प्रिपरेशन होती है, सूप की जैसे प्रिपरेशन होती है, ये मूंग से ग्रीन ग्राम से बनाया गया है एंड बाकी इंग्रेडिएंट्स इसमें हैं जो कि आपकी एपेटाइज़र की तरह एक्ट करते हैं, आपकी भूख को बढ़ाते हैं और ये लाइट है डाइजेस्ट करने के लिए। तो बेसिकली जब भी कभी आपकी फीवर कंडीशन या कुछ भी है तो उसमें भी आप इसको ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा काम करते हैं उसके लिए। देन फाइनली वी हैव द रागी उड़द लड्डू। तो इसमें रागी जो एक मिलेट है वो है और उड़द है एंड इसमें भी हमने जैगरी यूज़ किया है और आयरन रिच है, कैल्शियम रिच है और इसका रिजल्ट स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी बहुत अच्छा है जिनको कैल्शियम की काफ़ी रिक्वायरमेंट पड़ती है। ओल्ड एज में भी हेल्प करता है ये लोगों के लिए एंड एनेमिक कंडीशन में भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये हमारे संस्थान में इनका एक R&D हुआ है, रिसर्च ट्रायल हुआ है, उसके बाद ही इनको यहाँ पे रखा गया है। बिल्कुल, धन्यवाद डॉक्टर सनू इन सब प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देने के लिए। लेकिन ये सारे प्रोडक्ट्स नॉट फॉर सेल हैं, यानी बिक्री के लिए यहाँ पर उपलब्ध नहीं हैं। तो यहाँ पर आने वाले लोग जब इनकी डिमांड करते हैं तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं? देखिए, जैसे कि हम हेल्थ केयर सेक्टर से हैं, वी आर नॉट हियर फॉर द बिजनेस थिंग, तो इसमें अभी के लिए तो हमने ये जनरल पब्लिक की अवेयरनेस के लिए रखा है। QR कोड यहाँ पे उपलब्ध कराया गया है आपको, तो आप उसे स्कैन करके इनकी इंग्रेडिएंट्स को देख सकते हैं और उसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी दिया है। ये सभी लोगों के लिए इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो जर्नल हर किसी के घर में मिलते हैं। तो ये बेसिकली इस चीज़ के लिए कि आप खुद घर पे बनाएं और खाएं, तो उससे आपको इसका मतलब बाहर से हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उसकी पोषण में हमें डाउट होता है कि कैसे बनाएं। अगर खुद बनाते हैं तो आई थिंक वो ज़्यादा जेन्युइन है और बाद में अगर कभी कुछ इसके लिए सेल परचेज का होगा तो आई एम नॉट श्योर करेंटली फॉर दैट। तो इंस्टीट्यूट बिल्कुल सही कहा डॉक्टर तनु ने कि बाहर से हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसकी विश्वसनीयता पर हमेशा थोड़ा सा शक रहता है, लेकिन जो घर की किचन में बनता है वो खरा होता है, शुद्ध होता है और सभी घर वालों के लिए पौष्टिक भी होता है। और ये सारे उत्पाद हैं और जैसा कि उन्होंने बताया QR कोड को स्कैन करके आप वो रेसिपी भी पा सकते हैं जिसके ज़रिए आप पोषक तत्वों से भरी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करें, अपनी किचन में वो पोषक तत्वों से भरा हुआ पौष्टिक लड्डू बनाएं या फिर एपेटाइज़र बनाएं या फिर रोटी का प्रीमिक्स बनाएं और इन सभी उत्पादों को आप खुद अपने घर में बना सकते हैं जो शुद्ध सात्विक तो होंगे ही, साथ ही आपके परिवार के पोषण के लिए भी बहुत ही परफेक्ट होंगे। कैमरामैन महावीर सिंह के साथ मैं शालिनी, सनसेट टीवी। लड्डू घर पर खुद बनाएं और स्वास्थ्य अपनाएं। और अब बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की और जानते हैं आज के दिन से जुड़ी मुख्य घटनाओं के बारे में। 20 नवंबर साल 1929 में मिल्खा सिंह का जन्म पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के गोविंदपुरा में हुआ। उन्होंने 1956 के मेलबर्न ओलंपिक, 1960 के रोम ओलंपिक और 1964 के टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख के नाम से भी मशहूर रहे। मिल्खा सिंह ने राष्ट्रमंडल खेलों में 1, राष्ट्रीय खेलों में 2 और एशियन गेम्स में 4 गोल्ड मेडल जीते। मिल्खा सिंह कुछ समय के लिए 400 मीटर के विश्व कीर्तिमान धावक भी रहे। भारत सरकार ने साल 1959 में उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया। 20 नवंबर साल 1954 में पहली बार विश्व बाल दिवस सार्वभौमिक बाल दिवस के रूप में स्थापित किया गया। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने, दुनिया भर में बच्चों के बीच जागरूकता बढ़ाने और बच्चों के कल्याण में सुधार के लिए मनाया जाता है। माता पिता, शिक्षक, डॉक्टर, नागरिक समाज के कार्यकर्ता और बच्चे स्वयं विश्व बाल दिवस को अपने लिए प्रासंगिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सबसे पहले बाल दिवस जिनेवा के इंटरनेशनल यूनियन फॉर चाइल्ड वेलफेयर के सहयोग से विश्व भर में अक्टूबर 1953 को मनाया गया।
संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा लिए गए निर्णय के हिसाब से यह सबसे पहले 1954 में मनाया गया। 54वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव आज से गोवा में शुरू हो रहा है। उद्घाटन समारोह शाम को बाम्बोलिम में श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में संपन्न होगा और इस वर्ष के महोत्सव में ब्रिटिश फिल्म कैचिंग डस्ट पहली और अमेरिका की फेदरवेट अंतिम फिल्म होगी। हम बता दें कि सत्यजीत रे जीवन पर्यंत उपलब्धि पुरस्कार यानी कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हॉलीवुड अभिनेता और निर्माता माइकल डगलस को प्रदान किया जाएगा। 9 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव में 4 संस्थानों पर 270 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव में OTT पर श्रृंखला और फिल्मों पर इस वर्ष से OTT पुरस्कार आरंभ किए जा रहे हैं। इससे OTT प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले लोगों को नई पहचान मिलेगी, प्रोत्साहन मिलेगा और सम्मान भी मिलेगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और मंत्रालय में राज्य मंत्री एल मुरुगन और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी महोत्सव के उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे। क्या कुछ रहेगा 54वें फिल्म महोत्सव में? जी हाँ, क्या कुछ रहेगा 54वें फिल्म महोत्सव में, एक नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। अरे ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी, ये गाना तो मुंह पर जब से त्रिपाठी जी ने चढ़ाया है तब से बस चढ़ ही गया है। और क्या आपको याद है कि त्रिपाठी जी को हमारे दिलों पर किसने चढ़ाया? आपके हाथ में वो छोटी सी स्क्रीन ने। चाहे लौकी से परेशान जीतू भैया हो या श्रीकांत तिवारी, all of them have kept us glued to our screens, lose sleep and binge watch. And today we are here to honor them क्योंकि त्रिपाठी जी ने कहा है, जो लोग मेहनत का साथ नहीं छोड़ते, किस्मत कभी उनका हाथ नहीं छोड़ती। From edge of your seat thrillers to heartwarming dramas, the realm of OTT platforms is bursting with creativity. Last year, a staggering 3,000 hours of fresh original content was produced exclusively for streaming platforms. Our stories are captivating the global audiences, putting Indian talent on the global stage. When a person sitting at the opposite end of the world is watching a story from a remote village in India, that connects us दिल से रे। और इसी प्रेम को अमर रखने के लिए भारत सरकार एक नई पहल कर रही है। As India's international gateway to entertainment, the International Film Festival of India provides recognition to the best of the best in the creative industry. For the first time in history, IFFI will showcase and award the best web series on an OTT platform. The award comes with a trophy, a certificate and a cash prize of 10 lakh rupees. और चक दे फटे। बस यही तो खूबसूरती है इस देश की, जितनी सारी भाषाएं उतना ज्यादा कंटेंट। Along with recognizing and rewarding the exceptional talent, the Government of India aims to further promote OTT content in Indian languages. खूब भालो। Aiming to ignite the Indian OTT revolution with unwavering support, incentives and investment opportunities where exceptional digital content thrives and triumphs. अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपकी फेवरेट वेब सीरीज की लिस्ट तो काफी लंबी है, पर बाबू मशाई, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। माफ कीजिएगा, थोड़ा इमोशन में भेगा, पर क्या करें, इतने OTT प्लेटफॉर्म्स है और इतना अमेजिंग कंटेंट, आंखें तो भरी आती है। बट पुष्पा, I hate tears and I love awards. So join the revolution as we witness the triumph of the Indian OTT industry, where creativity knows no bounds and dreams come to life on every screen. आस्था का महापर्व छठ आज चौथे दिन उगते हुए सूर्य देवता को अर्घ्य देने के साथ ही संपन्न हो गया। छठ महापर्व की शुरुआत नहाय खाए से होती है। इसके बाद दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन संध्या
और चौथे दिन को उषाद के नाम से जाना जाता है। छठ का पर्व बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं छठ पर्व की तस्वीरों के साथ। मुझे दीजिए आगे, लेकिन देखते रहिए सनसद टीवी। नमस्कार।